नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे समय रहा कम, शुरू चुनावी जंग। और देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव कब होंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि राज्य सरकार जल्द ही निकाय चुनाव का दावा तो कर रही है, लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार इस साल भी निकाय चुनाव नहीं करा पाएगी। और विपक्ष का आरोप है कि सरकार उपचुनाव में मिली हार से डर गई है। और विपक्ष के इस आरोप के बीच धामी सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र भी दाखिल किया है, जिसमें सरकार ने उत्तराखंड में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव अब 25 नवंबर तक कराए जाने की बात कह दी है। वहीं आपको बताते चले कि पिछले सुनवाई में सरकार की ओर से 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव कराने की बात कही गई थी, लेकिन शुक्रवार को इस सुनवाई में सरकार ने स्थिति तक चुनाव कराने में असमर्थता जता दी। और विपक्ष का यह कहना है कि सरकार 25 नवंबर तक भी निकाय चुनाव को नहीं करा पाएगी। बताते चले कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 साल का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। और इसके बाद धामी सरकार ने जून 2024 में 3 महीने के लिए प्रशासकों का कार्यकाल भी बढ़ा दिया था, जिसके बाद प्रशासकों का यह कार्यकाल सितंबर महीने में पूरा हो रहा था। लेकिन सरकार ने अगस्त महीने में एक बार फिर से 3 महीने के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों बार बार सरकार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का साथ ही कोर्ट में भी चुनाव की तारीखें बदल रही है। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव अब 25 नवंबर तक कराए जाएंगे। ये बात धामी सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर दी है। हालांकि पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से कहा गया था कि निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक करा लिए जाएंगे। बता दें कि शुक्रवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने अक्टूबर तक चुनाव कराने में असमर्थता जता दी। वहीं सरकार ने शपथ पत्र में कहा कि निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी और इसी साल 25 दिसंबर तक निकाय निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न कर ली जाएगी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि नवंबर में भी निकाय चुनाव हो पाएंगे। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 24/10/2024 तक जो था म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस कंप्लीट करा देंगे और उसके लिए प्रोसेस इनिशिएट करने वाले हैं। लेकिन आज सरकार ने एक एफिडेविट दाखिल किया माननीय उच्च न्यायालय में और यू टर्न लेते हुए ये कहा कि अभी इलेक्शन संभव नहीं है और अभी 25 दिसंबर 2024 तक तो वो जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में नए कैंडिडेट्स के नेम इंक्लूड करेंगे। अभी वही प्रोसेस चल रहा है। इलेक्शन प्रोसेस तो उसके भी बाद में कहीं स्टार्ट होगा। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। स्टेट ने कोई डेडलाइन नहीं बताई कि वो कब इलेक्शन कराएंगे। तो हमें ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन जो है जून 2025 के बाद कहीं होंगे। तो हमने इसी बात पे अपोज भी किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी और PIL क्लोज कर दिया, ये कहते हुए कि स्टेट अपने हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट कराए। अभी हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था, तो वहाँ से अब नवंबर के बारे में फाइनल हो गया। केस भी इसी आधार पर समाप्त हो गया कि नवंबर में सरकार निकाय चुनाव कराएगी। उसकी जो भी तैयारी करनी है वो अब तेज़ी से शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त भी शुरू कर दिया। आपको बता दें कि प्रदेश के 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके काल बढ़ा दिया था, जिसके बाद प्रशासकों का ये कार्यकाल सितंबर माह में पूरा हो रहा था। लेकिन सरकार ने अगस्त माह में एक बार फिर 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि OBC आरक्षण और अन्य कार्यों के चलते चुनाव करवाने में देरी हुई है, लेकिन अब सरकार नवंबर तक निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने धरातल पर कोई विकास कार्य नहीं किए हैं, जिसकी वजह से सरकार निकाय चुनाव कराने से भाग रही है। देखिए, धरातल पे कुछ काम आपने नहीं किया है। स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। सिर्फ नेताओं ने और मंत्री ने जो बजट ठिकाने का काम किया है, जनता आज भी त्रस्त है। कहीं अगर आपको स्मार्ट सिटी दिखती है तो कृपया करके आप मुझे भी बताएं कि कहाँ स्मार्ट सिटी हमारी है। इन्होंने जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो दून का जो इन्होंने बदनाम किया है, वो सारी जनता देख रही है और भागेंगे। क्योंकि देखिए, आप ये उपचुनाव हुए हैं 2 हमारे बद्रीनाथ का और मंगलौर का, उसमें हमें जो जनता ने आशीर्वाद
दिया है, उसी डर से ये लोग भाग रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि जनता कितनी परेशान है। आप बार कार्यकाल बढ़ाते जा रहे हैं, प्रशासक कार्यकाल, जो अपने आप में निंदनीय है। इनको धरातल पे काम करने के बाद में जो है जल्द से जल्द जो है आप लोगों को निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव करने चाहिए, ताकि जनता को राहत मिले और जो ये भ्रष्टाचार का जो खेल है ये खत्म हो जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि नगर निगम के चुनाव थोड़ा डिले हो गए हैं, कुछ टेक्निकल चीजें थी, कुछ आरक्षण को लेकर के हमारे जो नए क्षेत्र जुड़े हैं और जो नगर निगम नए बने हैं, तो उनको लेकर के काफी सारा परिसीमन में भी काम किया गया और शासन प्रशासन इसकी और बहुत ही गंभीरता के साथ में इन चुनाव को ले रहा है। मुझे लगता है कि सरकार ने चुनाव आयोग को बता दिया है, और क्योंकि पूरी तैयारी हो चुकी है, अब चुनाव आयोग के हाथ में है कि वो कब चुनाव कर सकता है। क्योंकि अभी हमारा विधानसभा सत्र हुआ था, उसमें पूरी हमारे सत्र के दौरान परवर समिति को ये सारा प्रकरण दे दिया गया है। उसमें परवर समिति ये बताएगी कि कब चुनाव हमें करने हैं और वो अपनी रिपोर्ट भी देगी, तो उसी के तहत आगे आने वाले समय में चुनाव होंगे। और क्योंकि हाई कोर्ट में अभी एक शपथ पत्र भी जारी हुआ, जिसमें 10 नवंबर को जो है अधिसूचना जारी होगी और 25 नवंबर तक सरकार चुनाव करवा लेगी। तो ये चुनाव आयोग का काम है और सरकार की भी पूरी तैयारी है, संगठन की भी पूरी तैयारी है, और संगठन पूरी तैयारी के साथ तमाम सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के जो हमारे जिताऊ कैंडिडेट हैं उन सबको लेकर के, और हमारे प्रत्याशी हैं, सभी लोग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर निकाय चुनाव पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। एक ओर जहां सरकार निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी का दावा कर रही है, साथ ही 25 नवंबर तक निकाय चुनाव संपन्न कराने का दावा भी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष अभी भी सरकार के दावों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार सरकार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही कोर्ट में भी चुनाव की तारीखें बदल रही है। क्या धामी सरकार का जल्द निकाय चुनाव कराने का दावा सही है? आखिर विपक्ष को क्यों सरकार के शपथ पत्र पर भरोसा नहीं है? उत्तराखंड एक्स रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में राजेश्वर पैन्यूली जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। शिषपाल सिंह बिष्ट साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। और शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। डीके जोशी साहब हमारे साथ में हैं, अधिवक्ता नैनीताल हाईकोर्ट से। सबसे पहले बीजेपी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। राजेश जी, विपक्ष जो बात कह रहा था वो बिल्कुल ठीक साबित होती हुई नजर आ रही है। हाईकोर्ट की तारीख पर भी बदलाव हो गया है सर, और ये पहले ही कह रहे थे कि चुनाव आप दी गई तारीख जो आपने खुद कहा था करा देंगे, उस पर भी नहीं करा पाएंगे। विपक्ष बहुत आश्वस्त था और बिल्कुल ठीक लग रहा था। अभी क्या इस पर आपकी टिप्पणी है? क्यों आखिर इस तरीके के बार बार हो रही हैं चीजें? परिसीमन लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार चुनाव की तारीख आगे बढ़ती जा रही है। नहीं चाहते आपके विकास हो? सबको तो आपको नमस्कार। और आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और काफ़ी दिन से चल रहा है, और मैं दूसरे माननीय विपक्ष का भी सम्मान करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। हाँ। कि उनकी कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि जो भविष्य वक्ता हैं, काफ़ी अच्छे भविष्य वक्ता हैं, तो जो भविष्य कह रहे हैं उसमें कभी भी ये नहीं कहा गया था कि इस पर्टिकुलर डेट को चुनाव हो ही जाएंगे। आप जब तक कि कुछ टेक्निकल चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएंगे, अभी आपने चीफ सेक्रेटरी का भी वक्तव्य सुना, अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का भी वक्तव्य सुना, और बाबुलकर ने जो हाई कोर्ट में जाकर के जो हमारे एडवोकेट जनरल, उन्होंने भी कहा कि 25 दिसंबर तक भी करा पाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सी टेक्निकल चीजें हैं। तो जब तक आपकी सारी टेक्निकल चीजें सॉर्ट आउट ना हो, क्या सिर्फ चुनाव कराना ही जरूरी है या चुनाव ठीक ढंग से कराना जरूरी है, और उसका जो एक जनता का जो जनता को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना जरूरी है, ये सोचने की बात है। बार बार सिर्फ ये कह देना कि न्याय दे दो, आज ही दे दो, चाहे गलत दे दो, तो न्याय आपको, जो मुझे लगता है और जो सबको लगना चाहिए कि न्याय मिलना चाहिए, ताकि डेट के हिसाब से आप कोई भी न्याय दे दो। और डेट के हिसाब से आप सिर्फ सारी चीजें नहीं कर सकते, जो भी चीजें नई डेवलपमेंट होती हैं, नए चीजें आ जाती हैं, उनको भी आपको कॉग्निजेंस में लेना पड़ेगा। और हाई कोर्ट ने भी, ऐसा नहीं कि माननीय हाई कोर्ट ने कोई ऐसे आपको इमीडिएटली कह दिया कि रिजेक्टेड है, जो याचिका दायर की गई थी वो रिजेक्ट करके बोला कि नहीं, जो सरकार को अपना काम करने को, सरकार ने वहां पर जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, जो चीजें होनी चाहिए, उनका पूरा खाका ठीक से प्रस्तुत किया है। तभी जाकर के हाई कोर्ट ने एक निर्णय लिया कि इनको, सरकार को ये सारे काम करने दीजिए। इन काम करने के बाद ही जो न्यायोचित प्रतिक्रिया है वो पूरी हो पाएगी,
तभी चुनाव कराना ज्यादा ठीक है। ठीक है राजेश्वर जी, लेकिन आपने जो बातें कही उसमें देखिए, आपने सबसे पहले तो कहा कि किसने कह दिया कि इस तिथि के पहले हो जाएंगे। सर, आपकी पार्टी के न जाने कितने प्रवक्ताओं ने हमारे के न्यूज चैनल के डिबेट्स पर बैठकर तारीखें की हैं, और खुद हाईकोर्ट ने तारीख कहा था कि इस तारीख के पहले अक्टूबर महीने, अगर मैं गलत नहीं हूं शिषपाल जी, अक्टूबर के महीने से पहले चुनाव कराने की बात कही गई थी। अब 25 अक्टूबर। हाँ, 25 अक्टूबर यह हाईकोर्ट की तारीख है। अब हाईकोर्ट की तारीखें बदलवाई जा रही हैं, तो अब समझिए ना, आपकी पार्टी के, अब आप आज आप डिबेट में बैठे हैं, इसके पहले दूसरे प्रवक्ता बैठते हैं, तो क्या हर किसी को अलग तारीखें बताई जाएंगी? ये तो आप लोग अपना होमवर्क प्रॉपर करके आइए कि कम से कम आपको पता होना चाहिए आपकी पार्टी के किस नेता ने कौन सा बयान दिया है। सुन लीजिए, पहले सुनते जाइए। आपने जो बातें कही मैंने बड़े ध्यान से सुनी है। आपने कहा टेक्निकल इश्यूज हैं और चुनाव कराना जरूरी है, या फिर सही तरीके से चुनाव कराना जरूरी है। सर, बिल्कुल ठीक बात है कि सही तरीके से चुनाव कराना जरूरी है, लेकिन इस सब के साथ साथ सही समय पर भी चुनाव कराना जरूरी है। यह सुनिश्चित कौन करेगा? आप टेक्निकल चीजों का हवाला देते देते क्या चुनाव नहीं कराएंगे? कितने बार परिसीमन बढ़ाएंगे सर? तो वही बताना चाह रहा हूं। हाँ, मैं वही पूछ रही हूं आपसे। सही समय उसको कहा जाता है जब सीधे सारी चीजें प्रक्रिया पूरी हो जाए, जब प्रॉपर रिजल्ट, जो प्रॉपर उसका रिजल्ट आने की संभावना हो जाए, सबको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, सही समय उसको कहा जाता है। आज कोई डेट दी गई, उस डेट के बाद कोई नई डेवलपमेंट होती है, जो एफिडेविट दिया गया उसका कोई नई डेवलपमेंट होती है, तो अब नई का, हम लोग तो भविष्यवक्ता है नहीं, दूसरी पार्टियां भविष्यवक्ता है, उन्हें पता होता है कि डेवलपमेंट कुछ नहीं होगी या कोई चीजें नहीं होंगी या ऐसा सर, ये कैसी बात है आप कह रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं भविष्यवक्ता, इसमें भविष्यवक्ता जैसी क्या बात है? इसमें भविष्यवक्ता जैसी क्या बात है? एक तो वो ठीक बात कह रहे हैं और ऊपर से आप इस तरीके की टिप्पणी करेंगे तो मैं सुनूंगी नहीं। विपक्ष अगर गलत करेगा, विपक्ष, हम विपक्ष को भी घेरते हैं। ये कोई बयान देना नहीं हुआ कि भविष्यवक्ता, ये कहकर आप क्या कहना चाहते हैं सर? जो भविष्य उन्होंने बताया था वो बिल्कुल ठीक साबित हुआ। ये शीशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में चर्चा में थे, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, वो लगातार कह रहे थे कि इस तारीख पर भी ये चुनाव नहीं करा पाएंगे, और उनके पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, और वो चीज सच हो रही है ना, तो सर इसमें आप किसी भी तरीके से खुद का बचाव कर नहीं पाएंगे। और आप कह रहे हैं कि ठीक तरीके से कब होगा? ठीक, आपकी टेक्निकल समस्याएं कब होंगी? उनकी भविष्य एकदम, उनकी जो बातें आ रही है ठीक आ रही है, लेकिन आप दूसरा एस्पेक्ट थोड़ी छोड़ दीजिएगा। अगर जो नई डेवलपमेंट है, हमने आपकी सारी बातें सुनी, लेकिन आपके यहाँ पर ये देखिए डिफरेंस क्या है, सुनिए अंतर क्या है, सुनिए राजेश जी, राजेश्वर जी, अंतर क्या है कि आपकी पार्टी से नए प्रवक्ता बैठेंगे तो नई बातें बताएंगे। आज आपने कह दिया, हमने कब कहा? किसी ने भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि इस तारीख के पहले चुनाव कराना है। अरे कोर्ट को बीच में आना पड़ गया, तब भी आप लोग कह रहे हैं कि नहीं कराना, और हर व्यक्ति नया रीजन देता है। आप ही की पार्टी के जब पहले के प्रवक्ता बैठे, माननीय कोर्ट ने क्या कहा? सुनिए, पहले सुन लीजिए, मैं मुझे पता है कोर्ट ने क्या कहा। आप ही की पार्टी के बाकी के प्रवक्ता हमारे डिबेट पर बैठे तो वो कह रहे थे कि भाई लोकसभा का चुनाव था, उसके बाद अन्य चीजों में व्यस्त थी चीजें, तो ये एक्सक्यूजेस, ये चीजें नहीं चलने वाली हैं। और कितने वक्त तक चलेंगी? आप लगातार परिसीमन बढ़ाते जा रहे हैं, क्या इससे फर्क नहीं पड़ रहा है? कब वो सही समय आएगा जब आप सही तरीके से चुनाव करा पाएंगे? चलिए ठीक है, अब आपके पास लौटेंगे। आपसे मैंने सुन लिया, लेकिन आपके जवाब से मैं सहमत नहीं हूं और संतुष्ट भी नहीं हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल जी हमारे साथ में है। शीशपाल जी, भविष्यवाणी कह रहे हैं कि भाई ये लोग कर लेते हैं, लेकिन बड़े आपके लिए अच्छी बात है कि इस बार आपकी भविष्यवाणी ठीक साबित हो रही है। और ये जो ये एक्सक्यूज मिल रही है कि चुनाव कराना और सही तरीके से चुनाव कराना, इसके मतलब क्या है सर? चुनाव होगा तो सही तरीके से ही होगा, बस आप कराइए। देखिए गरिमा जी, भाजपा के प्रवक्ताओं के पास विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं है, इसीलिए वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि विपक्ष भविष्यवक्ता है, अरे भाई भविष्यवक्ता तो होंगे ही। जब सरकार का पिछला कार्यकाल देख रहे हैं, सरकार बार बार जो है हाई कोर्ट में झूठ बोली है, जनता से झूठ बोल ली है, तो उससे तो अनुभव हमें भी हो गया है ना। तो हम अनुभव के आधार पे कह रहे हैं कि ये जो है समय पे चुनाव नहीं करा पाएंगे। और इस बार फिर जो है इन्होंने एक नई तारीख दे दी है। 2 बार पहले माने हाई कोर्ट में झूठा एफिडेविट ये दाखिल कर चुके हैं, 2 बार झूठी तारीख दे चुके हैं। तो अब कोई भी कह देगा कि सरकार के मकसद चुनाव कराने की नहीं है, क्योंकि धरातल पर जो एक्सरसाइज होनी चाहिए वो एक्सरसाइज होती हुई नजर नहीं आ रही है। निकायों की स्थिति गरिमा जी आप देख लीजिए, अपनी टीम को भेज करके पड़ताल करा लीजिए, कहीं भी विकास के काम नहीं हुए हैं। ड्रेनेज का सिस्टम किसी भी निकाय में सही नहीं है, नालियां बिल्कुल भी नहीं बनी हुए हैं, पुराने पार्क बहुत जीर्ण हालात में, नए पार्क तो बनाना दूर की बात है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। जनाक्रोश है, और जनाक्रोश का डर है
यही भाप करके बार बार जो है चुनाव टाले जा रहे हैं। और इस बार जो PIL डिस्पोजल की है माननीय हाई कोर्ट ने, इससे पहले भी आपको याद होगा शुरू में जब इन्होंने एफिडेविट दिया था, दूसरे एफिडेविट से पहले, तब भी एक PIL को माननीय हाई कोर्ट ने डिस्पोजल कर दिया था। तो ये तो बहुत से लोगों ने जो है माननीय हाईकोर्ट में PIL लगाई है, क्योंकि सभी लोग 5 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और सरकार जब अपने वादे पे खरा नहीं उतरेगी, दिसंबर 2023 तक बोर्डों का गठन हो जाना चाहिए था। इसका मतलब दिसंबर 2023 से 6 महीने पहले तक जो OBC आरक्षण का बहाना ये बना रहे हैं, जो परिसीमन का बहाना ये बना रहे हैं, जो अन्य तकनीकी बिंदु ये माननीय हाईकोर्ट में गिना रहे हैं, तो 6 महीने तक आपको निपटाने चाहिए थे। अगर कोई भी चुनाव होते हैं उससे 6 महीने पहले चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है सारी जो है समस्याओं का समाधान करना। लेकिन जानबूझ करके सरकार ने निर्देश नहीं दिया। अब क्या पेचीदगी आ रही है तो वही बताएंगे, लेकिन मुख्य पेचीदगी यही है कि सरकार को निकायों में हार का खतरा है, इसीलिए बार बार बहानेबाजी ये बना रहे हैं, बार बार जो है झूठ हाईकोर्ट में और जनता के बीच ही बोल रहे हैं, चुनाव को टाल रहे हैं। आज की हकीकत तो यही है। और फिर मैं आज गरिमा जी दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो है अब जो नई तारीख उन्होंने दी है उससे भी चुनाव नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अभी देखिए हाईकोर्ट में ही इन्होंने कह दिया कि अभी साहब जो है मतदाता सूचियों का नवीनीकरण चल रहा है, उसमें भी बड़ी तकनीकी दिक्कतें हैं। उसके बाद अभी जो OBC आरक्षण और परिसीमन के मामले हैं उसमें कई आपत्तियां जो है लोगों ने लगाई हैं, उनका डिस्पोजल भी नहीं हुआ है। तो कहां से जो है ये अभी चुनाव करा पाएंगे। और सरकार भली भांति जानती है कि अभी सरकार के मन मुताबिक वातावरण प्रदेश में नहीं है, क्योंकि सरकार के खिलाफ इन्होंने जो निकायों में मनमानी की है उसके खिलाफ जनाक्रोश है, और जनाक्रोश के भय से ये चुनाव से भाग रहे हैं। अब भाग के कब तक भागेंगे आप बताइए ना। लोकतंत्र में चुनाव तो कराने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो जनता जनार्दन है वो भी चाहती है कि निकायों में चुने हुए जनप्रतिनिधि हो। अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि होंगे तो लोगों को अपनी समस्या रखने में आसानी होगी, उसका समाधान भी चुने हुए जनप्रतिनिधि आसानी से करा सकते हैं। प्रशासकों के पीछे कब तक आप बताइए जनता भागेगी। प्रशासकों का तो अपने टाइम फॉर्मेट है, उस टाइम फॉर्मेट में वो बैठते हैं और उस समय भी वो अन्य कामकाज निपटाते हैं, वर्कलोड उनके ऊपर रहता है। तो इसीलिए जो है उनको दिक्कत आती है, और इसीलिए जो है आप देखिए कि लेकिन सरकार को आसानी होती है, क्योंकि चुने हुए बोर्ड होंगे तो मंत्री जी को बहुत लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रशासक बैठे होंगे तो आसानी से ब्यूरोक्रेसी के बल पर जो है मंत्री जी की मनमानी चलेगी, सरकार की मनमानी चलेगी, और जो है सरकार जो चाहेगी निगमों में जो है और पंचायतों में जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतों में अपनी मनमानी कर सकेगी। और इसी कारण से जो है सरकार चुनाव को बार बार टालने का काम कर रही है। लेकिन अगर सरकार ने अब और विलंब निकाय चुनाव में किया तो निश्चित तौर पर इसका बड़ा खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। गरिमा जी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए एक और भविष्यवाणी आपने कह दी कि जो नई तारीख भी दे रही है इस पर भी चुनाव नहीं करा पाएंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी के पास पे जाएंगे, केंद्रीय प्रवक्ता है UKD की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। शांति प्रसाद जी, क्या हो रहा है? चुनाव की नई सिर्फ तारीखें आ रही हैं। वो एक फिल्म का डायलॉग है ना कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन सर चुनाव नहीं आ रहा है और कारण नए आ रहे हैं। कभी कोई कहता है कि अभी भी तो लोकसभा के चुनाव हुए, उसके पहले अन्य चुनावों में व्यस्त थे। तो सर क्या इस चुनाव की जरूरत नहीं है उत्तराखंड को? क्या वजह है कि आखिर इसकी जरूरत नहीं समझी जा रही है? और अभी जो नई बात राजेश्वर जी ने कही कि भाई चुनाव कराना जरूरी है, ठीक ढंग से चुनाव कराना जरूरी है, तो क्या चुनाव ऐसे भी हो जाता है कि जल्दबाजी में हुए तो ठीक ढंग से नहीं हुए? ये बयान बहुत मतलब क्यों ऐसे बातें आ रही हैं निकलकर सामने? देखिए यशी जी, गरिमा सर मैं आपके साथ में गरिमा हूं। ये वो पार्टी बोल रही है जिसे प्रचंड बहुमत उत्तराखंड की महान जनता ने दिया है। ये अपने आप को दुनिया की सबसे ज्यादा सुशासित पार्टी कहती है, सुशासन की बात करती है, और यही पार्टी कहती है चुनाव जरूर कराएंगे, डेट नहीं बताएंगे। और इनकी निर्लज्जता ये देखिए कि ये तो हाई कोर्ट के सामने भी झूठे हलफनामे डाल रहे हैं। ये इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति बता रही है कि ये कितने बड़े राजनीतिक रूप से झूठे साबित हो रहे हैं। ये न सिर्फ उत्तराखंड के लिए खतरा है बल्कि इन भारतीय लोकतंत्र के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। देखिए निकाय चुनाव 2 दिसंबर में हो जाने चाहिए थे पिछले वर्ष, और ये प्रचंड बहुमत की सरकार है, क्यों इन्होंने चुनाव समय पर नहीं कराए? अब ये जनता इनसे पूछ रही है। पिछले 1 वर्ष से
राज्य में प्रशासक बैठे हुए हैं, जनता की आवाज सदन में नहीं सुनी जा रही है, विकास कार्य अवरुद्ध हैं। बरसात में ये समझ में नहीं आता कि पानी सड़कों पे है या सड़क पे पानी है, समझ नहीं आ रहा है। तालाब बन गया पूरा देहरादून अस्थायी राजधानी। ऐसे में ये सरकार नहीं बता पा रही है कि ये अव्यवस्थाएं क्यों हैं। हमने जो शंका जताई थी कि ये चुनाव टाल रहे हैं, पहले लोकसभा चुनाव में हार के डर से टाला, और अब इनकी ये मंशा दिख रही है कि केदारनाथ का चुनाव और साथ में ये ग्रामीण चुनाव के साथ में इस चुनाव को कराने का ये काम कर रहे हैं। इसके पीछे इनकी सोची समझी साजिश है। ये जानते हैं कि निकाय चुनाव होंगे तो बुरी कदर हारेंगे, इसलिए ये टाल बलाई कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अगर हाई कोर्ट को आपने झूठा हलफनामा देकर पहले कहा कि हम नवंबर से पहले करा देंगे, और अब आप कह रहे हो कि दिसंबर से पहले नहीं हो सकता, तो ये तो भाजपा को बताना पड़ेगा कि उत्तराखंड में स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रहा है, इसीलिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र में पंचायतें जो है सबसे बड़ी ताकत होती है जनता की। गांव का, शहर का छोटा व्यक्ति वो सीधा पंचायतों से जुड़ा होता है, उसके विकास प्रभावित होते हैं। ऐसे में यदि भाजपा एक डेढ़ साल जो है प्रशासक बैठाकर सत्ता चलाने का प्रयास करेगी, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा नुकसान लोकतंत्र में जनता को हुआ है। बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, टेलीफोन की समस्या है। इन तमाम समस्याओं से आदमी को कैसे निजात मिलेगी? बरसात में डेंगू का डर होता है, कई तरह की बीमारियां इस समय देहरादून में फल फूल रही हैं। अगर ये सरकार अगर होती पंचायतों की, तो इस समय आम जनमानस को इसका लाभ मिलता। मगर बड़े दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चेहरे बदल बदल कर झूठ बोल रही है। हम पूछना चाहते हैं कि चलो लोकतंत्र में सत्ताएं तो बेईमान हुई थी, मगर ये तो दुस्साहसी अब हाईकोर्ट के आगे भी झूठ बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाईकोर्ट ने यदि कहीं सख्त इसका संज्ञान ले लिया, कहीं उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगवा देंगे? ये कहीं ये लोकतंत्र की हत्या तो नहीं कर देंगे? ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं आम जनमानस के मन मस्तिष्क में, उससे पता चलता है कि ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो जुमलेबाज है, धोखेबाज है, 40% कमीशन खाने वाली है। इनको लगता है कि स्मार्ट सिटी में जो घोटाले हुए हैं, सड़क में गड्ढे, गड्ढों में सड़क, सड़क में पानी, पानी में सड़क, ये जो सवाल बने हुए हैं अस्थायी राजधानी देहरादून में, इससे भाजपा घबराई हुई है। इस डर के कारण यहाँ पर जो है पंचायती चुनाव नहीं करा रहे हैं। चलिए, आपकी ओर से देखिए, आपका कहना है कि भाजपा डरी हुई है, और ये बात पहले बाकी के विपक्षी भी कहते आए थे, लेकिन भाजपा है जो अलग अलग कारणों की वजह से चुनाव में देरी होने की बात कह रही है। विस्तार से करेंगे इस पर बातचीत, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, डीके जोशी जी के साथ में शुरुआत करेंगे, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। जोशी जी, देखिए, अब कोर्ट को भी बीच में आना पड़ा। कोर्ट की ओर से जो तारीखें हैं वो सुनिश्चित की गई थी कि इन तारीखों के पहले चुनाव करा लिया जाए, लेकिन अब एक बार फिर से उन तारीखों पर भी चुनाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष ने वही भविष्यवाणी की जो पहले जब तारीखें हाईकोर्ट की ओर से आई थी तब किया था। अब आपको लग रहा है, आप क्योंकि अधिवक्ता हैं, इसलिए कानूनी लिहाज से अगर कोर्ट कोई तारीख नियत करता है तो क्या उससे पहले चुनाव कराना जरूरी हो जाता है? क्या बढ़ सकते हैं चुनाव, नहीं बढ़ सकते हैं? इस पर क्या कानूनी एंगल है, उसको विस्तार से समझाइए सर। देखिए, नगर निकाय चुनावों के चलते आज तो हमारा संविधान जो है ये भी मजाक बन चुका है हमारे उत्तराखंड में। विशेष रूप से इस सरकार, जिसको कि 3 इंजन वाली सरकार भी हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, और अगर हम वैसे देखें कि असली जनता या असली सरकार अगर कहीं है
तो वो लोकल में ही, बाकी तो मैं तो अपने भाषा में कहूँ तो बाकी सब नेता वर्चुअल हैं, जैसे हम और आप अभी वर्चुअली बात कर रहे हैं, वैसे बाकी जितने नेता हैं सब वर्चुअल हैं। एक्चुअल अगर नेता है तो ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर, और एक्चुअल अगर कोई नेता है अध्यक्ष, नगर निकाय और पार्षद। अब ये बड़ी विडंबना है, और इसी के लिए कभी आप देखिए शुभ मुहूर्त निकलता है, किसी के शादी का मुहूर्त निकलता है, थोड़ी देर के लिए समझिए आप मुहूर्त निकाल चुके हैं, तो अब उसी मुहूर्त पर शादी होनी होती है। अगर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जो आनी थी उसका टायर पंचर हो गया, तो क्या वो शुभ मुहूर्त को टाल दिया जाता है? उसको नहीं टाला जाता। तब भी वो एक गाड़ी कम आएगी बारात में, लेकिन बारात ठीक नियत दिवस पर ही जाएगी। लेकिन यहाँ और वो मुहूर्त जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संविधान के 243 यू में निकाल दिया है। वो क्या मुहूर्त निकाला है कि 5 साल पूरे होने से पहले पहले आप नए बोर्ड का गठन करेंगे। अगर अब ये सरकारें कहती कि साहब हमारा ये वार्ड नहीं जुड़ा या ये परिसीमन नहीं हुआ, तो ये नहीं चलेगा। आप उस मुहूर्त को टाल नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ा रूल ऑफ लॉ है हमारा भारत का संविधान। और इस संविधान की अवहेलना का मतलब है कि हमारे उत्तराखंड सरकार ने, कानून की दृष्टि से कह रहा हूं, संवैधानिक दृष्टि से कह रहा हूं, कि 2 जून को, पहले तो आपको 2 दिसंबर में बोर्ड गठन करना था, और जब आपने स्टेटमेंट दे दिया उत्तराखंड हाई कोर्ट में, एक बार आपने स्टेटमेंट 9 जनवरी को दिया, फिर उसके बाद एफिडेविट के द्वारा स्टेटमेंट एडवोकेट जनरल प्लस जो आपके शहरी विकास सचिव हैं उनके द्वारा 16 अप्रैल को भी दे दिया गया। 3 बार आप स्टेटमेंट ये दे चुके, क्योंकि संविधान तो था ही है ही कि हम इस जो प्रशासक हमने बैठा दिया किसी कारण से हम नहीं कर पाए थे, तो हम ये 6 महीने के भीतर प्रशासक का कार्यकाल के भीतर आप चुनाव करा लेंगे। तो जब इन्होंने नहीं किया तो वही एक मोमेंट था राष्ट्रपति शासन लागू करने का, क्योंकि फॉर द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, सांविधानिक दायित्व के असफलता पर उत्तराखंड में 2 जून को राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था, अगर हम इस संविधान के अनुसार चलें तो। अगर हम जो एक्ट यहाँ म्यूनिसिपैलिटी एक्ट उत्तराखंड में है उसके अनुसार चलें तो, अगर जो निगम एक्ट है यहाँ उत्तराखंड में उसके अनुसार चलें तो। और कोर्ट में कल भी कोर्ट ने प्रतिक्रिया करी, क्योंकि आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो संवैधानिक असफलता है आपकी, तो इसलिए उन्होंने बल्कि जो इन्हें टाइम एक्सटेंशन था उसको भी रिजेक्ट किया, हम नहीं देते हैं आपको ज्यादा टाइम। मैं क्या कह रहा हूं कि मजाक हमारे उत्तराखंड में हो रही है संविधान, तो ये किसी भी मोमेंट, एक दिन भी आप, जब संविधान कहता है कि आपको एक दिन भी आप नहीं ले सकते, और कहते हैं उसमें ये बहाने भी नहीं है कि साहब जो है अभी परिसीमन नहीं हुआ है, ओबीसी आयोग की अभी रिपोर्ट नहीं आई है, या अभी हमने विस्तार कर रखा है उसका भी परिसीमन होना है, ये बहाने नहीं चलेंगे। या कहीं थोड़ा ज्यादा कहीं किसी जगह जिले में बारिश हो रही है, ये बहाने नहीं चलेंगे। वो केवल एक्सेप्शनली, वो भी पर्टिकुलर जगहों पर, सपोज करिए बागेश्वर जिले में कोई आपदा आ गई, तो आप बागेश्वर वहां नगर पालिका का चुनाव थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं अगर उस क्षेत्र में आपदा या परेशानियां हैं, तो आप पूरा तो टाल सकते ही नहीं। तो ये बहुत बुरा हो रहा है। और भारत के हमारे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, कृष्ण सिंह तोमर जो संवैधानिक पीठ होती है, संविधान पीठ उसको कहते हैं, 5 जजेज कम से कम होते हैं जो उसमें फैसला देते हैं। कृष्ण सिंह तोमर के पैरा 17 में साफ कहा है कि आप 243 यू में लिखा हुआ है कि आप एक दिन भी 5 साल से नहीं बढ़ा सकते, और आप बहाना नहीं ले सकते कि हमारी वोटर लिस्ट नहीं बनी। जो है वर्तमान में अस्तित्व में, उस वोटर लिस्ट से आप चुनाव कराएंगे, जो आपके पास रोस्टर आज की डेट में है उससे आप चुनाव कराएंगे। जब हमारी संविधान पीठ कह चुकी है, हमारा संविधान कह रहा है, इनका एक्ट जो हमारा उत्तराखंड का एक्ट है म्यूनिसिपैलिटी और निगम, वो कह रहा है, तो यहाँ पर एक मुख्यमंत्री या ये सरकार कौन सी चीज होती है, ये उपहास हो रहा है हमारे पूरे उत्तराखंड में। हमारा समझिए कि ये
उत्तराखंड के लोगों का, हमारे जो असली सरकार होती थी उनकी तो उपेक्षा हो ही रही है, लेकिन मजाक यहाँ पर हम सबकी बन रही है। साफ तौर पर सभी का मजाक बनने के बाद देखिए आपकी ओर से कहा जा रहा है। राजेश्वर जी के पास में आप जाएंगे, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। राजेश्वर जी, आपने सुन लिया, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं जोशी जी, और वो भी यही कह रहे हैं कि मजाक बन रहा है और संविधान का मजाक बन रहा है। नहीं लगता कि ये काफी है आपके लिए, और ये कोई विपक्ष के आपके नहीं है? नहीं, देखिए, जो माननीय अधिवक्ता जी कह रहे हैं हाईकोर्ट के, वो हाईकोर्ट के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो सरकार के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। बोल रहे हैं हाईकोर्ट ने ये सब कॉन्स्टिट्यूशन देखा ही नहीं। क्या बात है सर, मतलब किसी के भी बयान को कैसे भी किसी भी अपने हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे। अभी यहीं पर बैठे हैं आप, उनसे क्लियर कर लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। सामने सारे लॉ उन्होंने ये बताया कि देखिए, अगर मैं बीच में हमारे टोकने की आदत नहीं है या बीच में पढ़ने की आदत नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, आप क्लियर कर दीजिए पहले, लेकिन उनको कम से कम हाईकोर्ट से न करें प्लीज। आप कर रहे हैं, हाईकोर्ट से न करें। आप संविधान से तो आप खिलवाड़ कर ही रहे हैं, आप संविधान से खिलवाड़ कर ही रहे हैं। आप हाईकोर्ट या हाईकोर्ट के अधिवक्ता के साथ उसका मतलब अपने शब्दों से उसके हवाले आप हाईकोर्ट का मजाक न बनाएं प्लीज। मैं आपसे हम नहीं कर रहे, आप मजाक बना रहे हैं। ठीक है, सुनिए राजेश्वर जी आपको विस्तार से सुनेंगे, उससे पहले यहाँ पर सुनाते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं। के आज हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं के अंदर उत्साह और विश्वास जगाने का काम किया है। हमारी सरकार ने किसानों को मजबूत करने का काम किया है, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। आज हरियाणा का समान रूप से विकास ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। और आज लोग 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस ने टिकटों का ऐलान किया है, उसमें 4 विधायक जो है दागी हैं जी, वो एक मोमन खान है जिसपे हिंसा का आरोप है, नो हिंसा का, और 3 पर ईडी का मामला चल रहा है। कैसे देखते हैं जी? उम्मीदवार तो जेल में ही है इस बार। एक सोनीपत देखिए, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार के अंदर फंसी हुई, दलदल में फंसी हुई पार्टी है, और ऐसे ही दल के साथ वो समझौते की बात कर रही है जो उससे बड़ा भ्रष्टाचार के अंदर फंसी हुई है। दोनों के दो ये भ्रष्टाचार के अंदर, ये लोगों से इनको कोई सरोकार नहीं है, विकास से कोई सरोकार नहीं है। इनका अपना स्वयं का विकास हो जाए और खुश करने के लिए किसी न किसी, जैसे दामाद को खुश करना है, किसी माता को खुश करना है, ये कांग्रेस का सोच रही है। उससे आगे किसी को ये ना विकास की सोच सकते हैं, ना ये किसी को खुश करने की सोच सकते हैं। इनकी जो नीयत है, कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो एकदम इस देश और प्रदेश के अनुरूप काम करता है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आज भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऊंचा हुआ है। हरियाणा भी विकास की नई ऊंचाइयों को और गति से छुएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री, जो लोग नाराज हैं, मनाने का प्रयास किया जाएगा जी? बिल्कुल मना रहे हैं उनको। सीएम साहब, बराड़ा साहब, उनमें गुस्सा है, बिल्कुल मना रहे हैं। बराड़ा जी काम करेंगे और इसी क्षेत्र के अंदर लोगों के लिए वो वोट भी मांगने की अपील करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त होकर के तीसरी बार सरकार बना रही है। दादा पोते सब नजर आएंगे जी? बिल्कुल नजर आएंगे। अभी तक तो घर बैठे हैं। ठीक है जी, जरूर। तो आप सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री को फतेहाबाद पहुंचे हुए थे नामांकन में। देवेंद्र सिंह लवली का नामांकन हो रहा था। और अब वापस अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए राजेश्वर जी। अब आपने सुन लिया, जोशी जी ने अपना जो इंटेंशन था वो क्लियर कर दिया है। तो सर देखिए, कम से कम ये चीज तो मत कीजिए ना, कोई कुछ बोल रहा है और किस भाव से बोल रहा है, किस लिहाज से बोल रहा है उसको। जब आप जोशी जी की पूरी बात सुने तो मेरी भी सुन लीजिए पूरी बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रेफर किया कि 243 सेक्शन 243 यू सेक्शन 243, मतलब वो ये माना जाए कि कोर्ट ने उन सेक्शनों को न तो पढ़ा और स्टैंड अलोन सेक्शन कभी भी नहीं पढ़े जाते, ये कोर्ट होल कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में सेक्शन पढ़े जाते हैं। और मैं ये मानता हूं और हमारा ये मानना है कि माननीय कोर्ट ने उस सब चीजों पर बाकायदे विचार किया, तब एक डिसीजन दिया। आप कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते, आप राजनीतिक डिसीजन की बात कर सकते हैं कि आप राजनीतिक में ये फायदा नहीं हुआ या ये नुकसान हुआ या सरकारें नहीं काम कर पा रही, वो सारी बातें समझ में आती है मेरी कि वो सारी बातें करते हैं। ये सीधे सीधे कोर्ट को ही बोलने लग गए कि कोर्ट ने ये सारी सेक्शंस नहीं पढ़े और इसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। तो मेरा गलत मत करो। उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट 5 साल के 1 दिन बाद भी यदि
कानूनी प्रक्रिया नहीं निभाई यही बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब कोर्ट ने जो अभी कहा कि आप सरकार चुनाव, अरे बात सुन लो, आधी अधूरी बातें मत करो। सुन रहे हैं राजेश्वर जी आपको सुन रहे हैं आपको। कोर्ट ने कहा है कि आप चुनाव सरकार अपने उस हिसाब से करेगी, तो कोर्ट की निर्णय हो। नहीं लेकिन ठीक है शांति प्रसाद जी, ठीक है आ रही हूं मैं आपके पास में, शांति प्रसाद जी आ रही हूं आपके पास में। राजेश्वर जी लेकिन देखिए कुल मिलाकर अगर आप उनका सार निकालेंगे ना, तो वो यही कह रहे हैं कि देखिए संविधान का मजाक बन रहा है, टिप्पणी की आपकी सरकार है और चुनाव नहीं नजर आ रहे, तो ये क्या काफी नहीं है आपके लिए? आप उनके टेक्निकल टर्म्स में मत फंसिए, वो अधिवक्ता हैं और हाईकोर्ट की चीजों को वो बेहतर समझेंगे। बोले जैसे शांति प्रसाद भट्ट जी भी बड़े उससे बोल रहे थे कि जो कोर्ट में जो एफिडेविट दिया इसका संज्ञान नहीं लिया, कोर्ट में ये दिया, झूठ बोलती सरकार है। कोर्ट में जब एफिडेविट है तो बकायदे कांग्रेस लिया जा सकता है। आप कांग्रेस की बात कीजिए ना, आप जहां तक बात कीजिए तो उसकी बात आप फट से बोल देते। अच्छा प्लीज देखिए प्लीज शांति प्रसाद जी मैं आती हूँ, इसके बाद आपके पास में आती हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा दूसरों को ज्ञान बांट रहे हो, अपना ज्ञान नहीं। राजेश्वर जी मेरी बात सुनिए, ज्ञान बांटने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप कोई कुछ कह रहा है, यहाँ पर 4 लोग आप डिबेट करने के लिए बैठे हैं, तो आपको सबका तर्क तो सुनना पड़ेगा और उसके जवाब देने पड़ेंगे ना। सत्ता पक्ष के प्रवक्ता होने का क्या मतलब है? आपकी पार्टी सत्ता में तो जवाबदेही किसकी होगी? आप किसी की बात के भाव को समझेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? मैडम तर्क की जगह कुतर्क करने लग जाए, वे कोई हम उसके लिए हम लोग डिबेट नहीं कर रहे हैं सब। बिल्कुल लेकिन मैं भी फिर आपसे इस जवाब की उम्मीद थोड़ी रखती हूँ कि हम टेक्निकल चीजों से जूझ रहे हैं। सुनिए राजेश्वर जी बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं कि तर्क की जगह कुतर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन तब उम्मीद मैं भी यही करती हूँ कि मुझे भी ठीक जवाब मिलेगा। जब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ तो आप कह रहे हैं कि टेक्निकल चीजों से हम जूझ रहे हैं। कब तक टेक्निकल चीजें चलती हैं? और कोई बयान दे रहा है तो आप उसकी बात को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो खुद को ही कह रहे हैं। ये सर पल्ला झाड़ने के अलग अलग बहाने हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। हम नहीं डिसाइड कर सकते कि कब तक टेक्निकल चीजें चलती हैं, हम कोर्ट डिसाइड कर रहे हैं। सत्ता पक्ष की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, नैतिकता की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं और आप कह रहे हैं कि हम डिसाइड नहीं कर सकते। इन्होंने 4 बार झूठ बोला है कोर्ट को, कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है। इन्होंने बरगलाया है कोर्ट को 4 बार। अभी जब लास्ट डेट थी इनकी 24 अक्टूबर तक, वो भी अब कल जो एफिडेविट आया उसमें भी झुटलाया। आपने 4 बार कोर्ट को गुमराह किया है और झुटलाया है। वो तो आप समझिए गनीमत है कि आपके ऊपर कोर्ट का वो सख्त डंडा नहीं पड़ा, जिसके कारण अभी जो है राष्ट्रपति शासन लग सकता था। बताइए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। चलिए ठीक है शीशपाल जी, आपकी भविष्यवाणियां लग रहा है ठीक साबित हो रही हैं फिलहाल। देखिए गरिमा जी, हम भी भविष्य वक्ता इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि सरकार गलतियां कर रही है। और जैसे माननीय हाईकोर्ट के विद्वान अधिवक्ता जोशी जी बता रहे हैं कि 4 बार सरकार माननीय हाईकोर्ट में भी झूठ बोल चुकी है और कोई डिसीजन नहीं है माननीय हाईकोर्ट का। माननीय हाईकोर्ट ने केवल एक बार फिर सरकार पर भरोसा किया है कि एफिडेविट दे रही है सरकार, तो चलो इस बार तो कम से कम सच बोल रही होगी। कोर्ट की मंशा तो साफ है कि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए और लोकतंत्र में समय पे चुनाव होने चाहिए, लेकिन इनकी निर्दयता और इनकी बेईमानी है, ये बार बार जो है लोकतंत्र का गला घोटने से जो है बाज नहीं आ रहे हैं। आखिर कितना झूठ बोलेंगे, ये कितनी बार चोरों से भागेंगे, ये समझ से परे की बात है। और जब जो है आपके ऊपर दरियादली से दिखा रहे तो आप उसकी भी गलत व्याख्या करने से जो है नहीं चूक रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये इनकी ये नाकामी है, इनकी ये बौखलाहट है, ये कर्तव्य पालन करने में जो है विफल है। संविधान की जो भावना है, संविधान का जो निर्देश है उसका अनुपालन करने में भी जो है नाकाम है। और जैसे कि विद्वान अधिवक्ता ने बताया, कृष्ण सिंह तोमर बनाम जो है सरकार में संविधान पीठ का जो निर्णय है कि एक दिन भी आप विलंब नहीं कर सकते चुनाव को, लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए और लोकतंत्र में तय समय पे चुनाव होना चाहिए। अगर ये संविधान के हिसाब से चलते तो 2 दिसंबर 2023 तक बोर्डों का गठन करना चाहिए था, जैसे मैंने पहले कहा। उसके बाद भी 9 महीने देर हो चुकी है गरिमा जी, और 9 महीने के बाद फिर समय मांग रहे हैं और अब तक भी आपकी तकनीकी दिक्कतें नहीं निपट रही है। तो इसका मतलब आपसे नाकारा सरकार जो है दूसरी हो ही नहीं सकती। फिर क्यों आप जो है जगह पर इस्तीफा दीजिए, निकल लीजिए। भाई तय समय पर चुनाव नहीं करा सकते, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते, तय समय पे हम जो है चीजों को ठीक नहीं कर सकते, फिर आपसे क्या उम्मीद की जाए? बताइए। ये तो लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोग हैं और ये जो विपक्ष की बातें वो अपना भी ये सच साबित कर रहे हैं
क्योंकि बार बार अगर न्यायालय को आप गुमराह कर रहे हैं तो जनता को कितना गुमराह कर रहे होंगे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। भाई कहीं तो सच बोलिए ना, एक बार तो सच बोलिए, बार बार झूठ, आखिर कितने झूठ ये बोलेंगे, ये समझ से परे की बात है। और जैसा मैंने गरिमा जी कहा, क्योंकि बोर्डों का गठन ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं, फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं, क्योंकि प्रशासकों के सहारे सरकार की मनमानी चलती है। क्योंकि अगर चुने हुए प्रतिनिधि होंगे तो जनता को सुविधा होगी, तो सरकार को डील करने में असुविधा होगी। जनता तो चाहती है कि रात के 12 बजे भी उसे दिक्कत आए तो चुने हुए जनप्रतिनिधि का दरवाजा खटखटा सके। कौन सा ब्यूरोक्रेट ऐसा है जो रात के 12 बजे जनता की बात सुनता है? बताइए। प्रशासक तो अपने तरीके से चलेगा ना, तो प्रशासकों से तो जनता को परेशानी है, लेकिन सरकार को बड़ी आसानी है और सरकार अपनी सुविधा देख रही है। जनता की सुविधा से, जनता की जो है अधिकारों से इनको कोई लेना देना नहीं है। भाई 5 साल से जो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आखिर वो कितना इंतजार करें? आप जो है जनहित के कामों को समय पर नहीं करवा पाए हैं। पूरे निकायों में अव्यवस्था ही अव्यवस्था है, वो भी धरातल पे नजर नहीं आ रहे। और दूर दराज की बात क्या करें गरिमा जी, आपने एकमात्र स्मार्ट सिटी राजधानी के हालात देखे हैं। सरकार बात कर रही है कि स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो गया है, लेकिन तौर से ढूंढे हुई कहीं स्मार्ट सिटी नजर नहीं आ रही है। तो दूर दराज के निकायों का क्या हाल होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और यही सरकार के भय का कारण है। वो जनाक्रोश को जानती है, सरकार के पास रिपोर्टें हैं कि अगर इस समय चुनाव होता है तो सरकार को औंधे मुंह गिरना पड़ेगा। सरकार के वैसे ही दुनिया भर के झंझट है, वो एक नया झंझट मोल लेना नहीं चाहती। तो आसान तरीका है, माननीय हाई कोर्ट में आप एफिडेविट दे दो, फिर जो है दूसरा एफिडेविट दे देंगे। इनमें जो है इनको बड़ी आसानी है, लेकिन लोकतंत्र का गला अगर इस तरीके से लेकिन ये तो कह देते हैं ना कि विकास के कौन से कार्य रुक रहे हैं, विकास के कौन से कार्य रुक रहे हैं, इनके तो तर्क अलग अलग होते हैं और हर बार हर प्रवक्ता के माध्यम से अलग तर्क मिलता है, तो ये गलत हो जाता है ना सर। अब बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये भी डिसाइड करना चाहिए कि कम से कम क्या जवाब देना है। चलिए ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी को सुन लेते हैं। शांति प्रसाद जी, क्या चल रहा है? नए तर्क और नई चीजें आपके राजनीतिक प्रवक्ताओं या फिर अभी देखिए एक मेहमान अधिवक्ता है हमारे साथ में, उनके बयान को भी किस तरीके से लिया जा रहा है? और बहुत हल्की बयानबाजी हो रही है बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर। कम से कम मैं राजेश्वर जी को ही नहीं कह रही हूँ इस बात पे कि आज वो चर्चा में है, इसके पहले और भी लोग चर्चा में बैठे हैं इस मुद्दे पर, तो इसी तरीके के तर्क सामने आते हैं। क्या बीजेपी तर्क भी नहीं ढूंढ पा रही कि क्या तर्क देना है और क्या वजह की इतनी देरी होती जा रही है? इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है, विपक्षों की बात बिल्कुल ठीक साबित हो रही है, आखिर क्यों चुनाव समय पर नहीं हो रहा है? देखिए, भाजपा का जो हल्कापन है राजनीति में वो दिख रहा है। हाँ। देखिए, लोकतंत्र में भारतीय संविधान के तहत 5 साल के एक दिन बाद भी सरकार नहीं बैठ सकती। तुरंत चुनाव होकर अभी तक पंचायतों की जो है गठन हो चुका होता। पिछले 2 दिसंबर को सरकार ने चलो 6 महीने का टाइम लिया, कोर्ट ने भी दिया, मगर 6 महीने में भी झूठ। और ये मैंने अधिवक्ता जो है यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि कोर्ट के सामने 4 बार झूठ बोल दिया भाजपा ने। अब बताइए, अब इसमें भाजपा की ईमानदारी कहें या बेईमानी? जो लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की ही धज्जियां उड़ा रही हो, ऐसी प्रचंड बहुमत की सरकार को राजनीतिक बेईमान पार्टी ना कहें तो क्या कहें? यहाँ पर महान विद्वान जो बैठे हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं इस बात को कि पंचायतों का गठन हो जाना चाहिए था 2 दिसंबर को, और 2 जून के बाद तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। आखिर भाजपा की सरकार ये बताए कि जब आपको प्रचंड बहुमत मिला है, सरकारी ढांचा पूरा है, निर्वाचन आयोग राज्य में बैठा है, तो फिर ये तय समय पर चुनाव क्यों नहीं हुए? इसकी जवाबदेही किसकी है? और अगर आप अपनी जवाबदेही से भाग रहे हो तो छोड़िए सत्ता। 40% कमीशन खाने के लिए प्रशासक बैठाए हुए हैं ताकि कहीं आपकी पोल ना खुल जाए। ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा और आपकी राजनीतिक बेईमानी ही है इस कारण आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अरे, राज्य में सरेआम लूट मच रही है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की ठीक नहीं है, पत्रकार सरेआम पिट रहे हैं। यदि पंचायतें अगर होती तो इस समय पर जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता, पार्षद सजग होकर खड़ा होता, नगर निगम का जो मेयर है वो खड़ा होता, नगर पंचायत के आदमी खड़े होते, सजग होते। शहरों में डकैतियां पड़ रही है, मुख्यमंत्री को पता नहीं है, गृह विभाग लेकर बैठे हैं।
जिस राज्य का मुख्यमंत्री फाइलों के नीचे दबा हुआ हो, उस राज्य की क्या दुर्दशा होगी। अगर किसी को जानना है तो वो उत्तराखंड को देख ले। जिस राज्य के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, यदि किसी को जानना है तो उत्तराखंड को आकर देख लीजिए। प्रचंड बहुमत की डबल सरकार और पंचायती चुनाव नहीं करा पा रही है, और निकाय जो है ग्राम पंचायतों के अंदर प्रधान धरना दे रहे हैं कि हमको 2 साल का और एक्सटेंशन दो, और वो भी भाजपा करवा रही है धरने प्रदर्शन। ये आखिर लूट और इसमें छूट भाजपा को नहीं देंगे, इसीलिए हम सवाल खड़े कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से कुतर्क कर कर अपनी बातों को रख रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ना तो इन्हें संविधान का डर, ना इन्हें कानून का डर, इनको केवल 40% कमीशन खाना है। और उस कमीशन का ही ये परिणाम है कि गणेश जोशी के ऊपर कार्रवाई होने की तलवार लटकी हुई है। हाई कोर्ट दिशा निर्देश दे रहा है, विजिलेंस वाले अप्रूवल मांग रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी फाइल के पीछे छुपे हुए हैं। ऐसी स्थिति के तहत तो उत्तराखंड में अराजकता का माहौल है। तो मेरा ये मानना है, ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी की चरम सीमा है, जो ना तो कानून को समझ पा रहे हैं, ना उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र को सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। यही कारण है कि राज्य में अराजकता के माहौल के तहत भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी चल रही है, और इसी गुंडागर्दी के तहत ये कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पंचायती चुनावों को टाल रहे हैं और निकाय चुनावों को टाल रहे हैं। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बोलते बन नहीं रहा है। जनता सवाल खड़ी कर रही है, और इनके नेता अनाप शनाप बातें कर फजूल की बातें कर लोकतंत्र में जनता की आंख में धूल झोंक कर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कि कारण कोई भी हो, लेकिन जल्द से जल्द इन कारणों का निपटारा हो शांति प्रसाद जी, और कम से कम जो चुनाव की तिथि नियत की जाती है उन पर चुनाव हो। और इसके साथ ही साथ अगर हाईकोर्ट भी इंटरप्ट कर रहा है पूरे मामले में, उसकी ओर से भी तारीखें आ रही है, तो कम से कम उसका सम्मान तो किया ही जाना चाहिए। और उसकी ओर से कोई भी बात अगर कही जाती है तो उसको पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, सरकार ये भी सुनिश्चित कराए। चुनाव आयोग पर सारी जिम्मेदारी की बात कहकर पल्ला झाड़ लेने से काम नहीं चलेगा। उम्मीद है कि जल्दी चुनाव होंगे और विकास के कार्य रुके हुए हैं वो शुरू हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आम जनता की जो मुद्दे हैं हम उनको उठा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए, चुनाव न होने से आम जनता परेशान है, क्योंकि विकास के कार्य रुके हुए हैं, और उम्मीद है कि अब जल्द ही चुनाव होंगे और आम जनता के विकास से जुड़े कार्यों को एक बार फिर से शुरू किया जा सकेगा। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।